पास ज्यादा जानकारी है वहां ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर एक में कन्वर्ट करो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि बराह मेहर कायथा में जन्मे थे, उज्जैन में। आपको पता है कि बराह मेहर एक ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री थे। आपको ये पता है कि बराह मेहर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और सबसे बड़ी चीज कि उनकी किताब है पंच सिद्धांतिका बृहद जातक। अब आप कहोगे कि इसको लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो देखना अपन कैसे करेंगे। अपन 2-3 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कैसे बनाते हैं जहां पे जानकारी ज्यादा है। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसका, ठीक। ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा मार्कर है मोटा, तुम्हारा पेन इतना नहीं है तो वो थोड़ा सा हो सकता है स्पेस ज्यादा ले ले, ठीक। देखो आप इसको लिखोगे, कायथा उज्जैन में जन्मे राजा विक्रमादित्य के, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, में से एक, खत्म, फुल स्टॉप। सेंटेंस पूरा मत करो, जहां आपके पास में जानकारी ज्यादा है। आपने ये है, थे, ये सब लगाओगे ना तो स्पेस ज्यादा होगा। देखो आ गई ना इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन की, एक तो कायथा में जन्म हुआ था और राजा विक्रमादित्य के। अच्छा इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत लिखना या गर्दभिल्ल विक्रमादित्य मत लिखना, आप क्या लिख देना, विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि वो विक्रमादित्य में जो भी विक्रमादित्य होगा, ठीक, वो उसी के दरबार के होंगे। पर ये पक्की बात है कि वो विक्रमादित्य के दरबारी थे। तो ये फिर आप सेकंड देखना, सेकंड कैसे स्टार्ट करोगे। पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका बृहद संहिता लघु संहिता एवं बृहद जातक जैसे ग्रंथों के रचयिता महान खगोल शास्त्री एवं ज्योतिषविद। खत्म। मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं यदि इतना लिखा ना तो आपको 2 नंबर दे ही देगा वो, क्योंकि आपने जो बराह मेहर के बारे में की पॉइंट है वो पूरे के पूरे आपने बता दी, ठीक। और देखो 4 इन्फॉर्मेशन थी, हमने 4 इन्फॉर्मेशन को 2-2 सेंटेंस बना के कंप्लीट कर दिया। अब हमने ये अलग से ये नहीं लिखा कि ये खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री थे। हमने खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को किससे कनेक्ट कर दिया, बुक्स से। तो आपको अलग से बुक के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा, देना पड़ेगा, या कुछ अलग लाइन नहीं लिखना पड़ेगी। इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं 3 मार्क का, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सौंदनी अभिलेख, ये लिखा हुआ है सौंदनी अभिलेख, देखना कैसे लिखना। अब ये पता है आपको कि ये मंदसौर प्रशस्ति है, किसके समय की है ये, यशोधर्मन जो है उसके दरबारी बासुल ने लिखी है। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका देखो, 532 ईस्वी में यशोधर्मन के दरबारी बासुल द्वारा संस्कृत, प्राकृत एवं पाली, पाली थी ना तीसरी, पाली की मिश्रित भाषा में रचित प्रशस्ति। एक लाइन ये लिखा आपने, देखो क्या लिख दिया, 532 ईस्वी में यशोधर्मन के दरबारी बासुल द्वारा संस्कृत, प्राकृत और पाली की मिश्रित भाषा में रचित प्रशस्ति। अब आपने प्रशस्ति लिखा है मतलब ये तारीफ है, तो आगे लिखो आपके यशोधर्मन की, यशोधर्मन की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा हूण मेहरकुल की पराजय का उल्लेख। खत्म, ठीक। प्रशस्ति मुख्य रूप से किसके बारे में बताती है, यशोधर्मन की उपलब्धियां। अब उसमें वो मत लिखो तुम कि यशोधर्मन को उसमें जिनेंद्र नराधिपति कहा गया या ये सब, सीधा सीधा उसकी जो विजय है, वो जो सैन्य उपलब्धियां, तो उनकी भी जरूरत नहीं है। आपने क्या लिख दिया केवल कि यशोधर्मन की उपलब्धियों, जो भी उपलब्धियां हैं उनका, और उसके द्वारा ये देना जरूरी है, हूण आक्रमणकारी मेहरकुल की पराजय का उल्लेख। आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक।
की पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब 2 मार्कर होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो जो की पॉइंट हैं उसके वो हमें देना ज्यादा जरूरी है, हिडन नहीं देना जरूरी है कि उसके बारे में और जो जो कुछ लिखा है डिटेल। एक्चुअली वो प्रशस्ति सबसे पहले किस चीज के लिए जानी गई, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको। यदि आपसे ये कहा जाए कि 1857 का विद्रोह किस कारण से शुरू हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या उठता है? चर्बी वाले कारतूस। तो तुम्हें वही लिखना चाहिए सबसे पहले। कई बच्चे क्या करते हैं कि कुछ नया देने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम कुछ नया लिखेंगे जो दूसरे को नहीं पता। सबसे पहले आपको वही पॉइंट लिखना पड़ते हैं जो उस चीज के सामान्य पॉइंट हैं, ध्यान रखना, जिनके कारण वो चीज जानी जाती है। ये सौंदर्य अभिलेख दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो बासुल द्वारा रचित है, यशोधर्मन का है, ये यशोधर्मन के समय का। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें हूण आक्रमणकारी की पराजय का उल्लेख है और जो यशोधर्मन है उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। खत्म। आ रहा है समझ में ना? ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जैसे पद्मावती के नागवंश का संस्थापक कौन था, ऐसे जब आते, अब ये सीधा सीधा फैक्चुअल है, ध्यान रखना, इसमें दुनिया भर की चीजें नहीं लिखना होती। उसने क्या पूछा है? कौन। तो आपका पूरा फोकस क्या होगा? कौन। तो आप यहां पे लिखोगे कि पद्मावती के, अच्छा देखो चूंकि लाइन है पूरी आपके पास, यदि समय है तो आप लाइन पूरी लिखो यहां पर कि पद्मावती के नागवंश की स्थापना किसने की थी? वृषनाग ने की थी। वृषनाग ने की थी। कोई जरूरी नहीं कि इसका बहुत ज्यादा तुम डिटेल लिखो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में की थी या वृषनाग कौन था या इसकी जानकारी के स्रोत क्या। कई लोग इसमें मतलब ये सलाह दी जाती कि नहीं पूरा भरना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पूरा भरो। टू मार्कर्स में यदि सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है तो पूरा जो मार्क्स मिलेंगे आपको 2 में 2, वो किस पे मिलेंगे? केवल वृषनाग पर। और इसके आसपास तुम जो कुछ भी लिख रहे हो, यदि कौन आया है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, ध्यान रखना। वो आपका केवल टाइम खराब करेगा। टू द पॉइंट लिखना है इसमें। तो देखो यहां पे देखो आपने, चूंकि ये थोड़े से कैसे हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं थोड़े, लेकिन यहां तो कैसा है? सीधा फैक्चुअल। तो जहां फैक्चुअल हो वहां समय खराब नहीं करना है। जो फैक्ट पूछा गया है केवल उसकी जानकारी देना है। अब तुम्हें यदि जानकारी है तो कुछ लोग यहां चाहें तो लिख सकते हैं कि स्थापना 2री शताब्दी में, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। इससे केवल मन को शांति मिलती है कि हम लिख के आ गए, बाकी नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मन की शांति के लिए लिख सकते हो केवल यही चीज कि 2री शताब्दी में, अदरवाइज कोई सेंस इसका नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? 2 मार्कर्स डील करना है। ठीक, चलो अपन चलते अब 7 मार्कर्स में। देखना इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है, मानसिंह तोमर की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन दो। ऐसे क्वेश्चन में 7 मार्कर्स में आपको प्रस्तावना पर ज्यादा समय खर्च नहीं करना है, ना ज्यादा लाइन है उसमें आपको वेस्ट करना है। ठीक, आप सीधा लिखो। देखना मैं जैसे इसका आंसर देता तो मैं क्या लिखता? मान सिंह तोमर। ठीक, फिर यहां पे चाहो तो टाइम पीरियड लिख लो, 1886 से 1516 का काल तोमर युग का सांस्कृतिक उपलब्धियों, क्योंकि उसने क्या पूछा है? सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों हेतु स्वर्ण काल कहलाता है। जब आपने ये लिखा ना कि सांस्कृतिक उपलब्धियों हेतु स्वर्ण काल, तो आप चाहो ना तो ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दो यहां तक, सांस्कृतिक उपलब्धियों हेतु स्वर्ण काल, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक उपलब्धि है। ठीक, उसकी उपलब्धियों को इस प्रकार जाना जा सकता है। ठीक? कुछ भी लिख सकते हो, जाना जा सकता। कोशिश करो कि ये यहीं कंप्लीट हो जाए। अब थोड़ा सा गैप बना के 2 लाइन में केवल लिखना है, भूमिका 2 लाइन से ऊपर नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखो? स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां। तो यहां पर लिख दो आप क्या? मानसिंह ने 1494 में अभेद सुदृढ़ बादलगढ़ किला, बादलगढ़ किला एवं
उसमें मान पैलेस, ठीक, मान पैलेस को क्या बोलते हैं? चित्र मंदिर और चित्र महल, चित्र मंदिर भी बोलते हैं। फिर गुजरी महल देना जरूरी है। गुजरी महल मतलब बादल महल, ठीक। फिर इसके बाद लिख दो आप शिव मंदिर, फिर खड़गासन, पद्मासन एवं गोपाचल में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण कराया। खत्म। कुछ नहीं लिखना उसमें कि बादलगढ़ में आप जा रहे तो कितने हाथी पौर आ रहे, क्या आ रहे, बात खत्म। क्योंकि पूछा किस में है? 7 मार्कर्स में। ये स्थापत्य खत्म हो गया। इसके बाद आप लिखो संगीत संबंधी, संगीत कला संबंधी उपलब्धियां, उपलब्धियां, ठीक। तो उसने ध्रुपद गायन, राग तोड़ी, सॉरी गुजरी तोड़ी, गुजरी तोड़ी। फिर इसके बाद में क्या था इसे? मान तोड़ी, मान गुजरी, सॉरी मान गुजरी, मंगल गुजरी आदि गायन शैली एवं रागों का आविष्कार किया और संगीत पर मान कौतूहल ग्रंथ लिखा। आ रहा समझ में? अब वो थोड़ा सा मार्कर मेरा मोटा है तो वो थोड़ा स्पेस ज्यादा ले रहा है। अब आगे देखना, उसके दरबार में, उसके दरबार में संगीत रत्नाकर। अब जब संगीत रत्नाकर लिखोगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना। किताब का नाम, कोई बुक का नाम आएगा कहीं भी आप क्या लगाओगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। संगीत रत्नाकर रागमाला, संगीत सार के रचयिता तानसेन एवं बैजू बाबरा, बक्स करो, हाँ बैजू बाबरा, बस बस वो वहीं से करो ना। चलो बैजू बाबरा, इसके बाद में बक्सू एवं हरिदास जैसे संगीतज्ञ संरक्षण पाते थे। खत्म। बात समझ में आई? बाकी सब साइड कर दो आप। कोई जरूरत नहीं आप दुनिया भर की और संगीत के ऊपर लिखो कि मान कौतूहल का बाद में जाके राग दर्पण नाम से अनुवाद हुआ। ये कुछ नहीं लिखना उसमें, क्योंकि क्वेश्चन किस में है? 7 मार्कर में, ठीक। और नेक्स्ट और लास्ट, साहित्यिक उपलब्धियां, उपलब्धियां। उसके समय में माणिक ने बेताल पच्चीसी, यही था ना? नाभादास ने भक्तमाल एवं परिमल ने, परिमल ने श्रीपाल चरित्र नामक ग्रंथों का संकलन किया, संकलन किया। खत्म। इसके आगे जाना ही नहीं है आप। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। कहाँ? क्या क्या?
अरे एंड मैंने लगा दिया, कहाँ लगा है? एवं, अंत में नहीं लगाना, ये एवं लिखना है, एवं, एंड मत लगा देना वहां, एवं, इतना लिखना था बस। यदि ये आपने लिखा है ना तो मैं 7 में से 6 नंबर भी दे दूंगा। अब समझ में आए? यदि यही क्वेश्चन आता किसमें, 10 नंबर में, तो फिर आप चाहो ना तो आप थोड़ा सा स्थापत्य में बढ़ा दो कि वो जो बादल महल है तो उसमें 350 वो हथनी पौर है, पढ़े ना अपन उसके अंदर, फिर ये है, फिर चित्रगुप्त मंदिर के सामने जैसे शिव मंदिर लिखा तो एक विशाल नंदी की मूर्ति है, ये सब उसमें लिखो जब वो क्वेश्चन कब आए, 10 मार्कर्स में आए। अदरवाइज आपके पास स्पेस नहीं, अदरवाइज क्या होगा कि आप शुरू का आधा कंटेंट पूरा भर दोगे पेज और बाद का रह जाएगा, आपका साहित्य छूट ही जाएगा। ठीक, तो आप बहुत लिमिटेड दो उसमें। जैसे 3 पॉइंट आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें देना है, एक स्थापत्य देना है, एक संगीत देना है और एक साहित्य देना है, 3 ही तो देना है सांस्कृतिक में इसमें। तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि ये 3 बिल्कुल बराबर देना है हमें जाके, मतलब बराबर जानकारी, और इसमें वो अच्छे मार्क्स दे देगा आपको। ठीक, और पहली लाइन तो वो जनरली 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दो कि महान, वो तो एक लाइन याद रख लेना कि इनका काल जो है वो उपलब्धियों भरा काल है, या कुछ भी एक लाइन कोई भी राजा है तो वो एक कॉमन कर लो आप उसके अंदर। ठीक, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट वाले में हम चलें, कच्छप घात शासकों के स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कई लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि अब देखना 7 नंबर में पूछा है उसने, अब 7 नंबर में यदि आप एक एक मंदिर का स्थापत्य लिखोगे तो हो गया काम। वो सास बहू में ही पूरा पेज, और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, बहू तो छूट ही जाएगी। ठीक, अकेला सास ही लिख पाओगे और 7 पूरे के पूरा पेज क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। उसने क्या पूछा है, स्थापत्य पर प्रकाश डालिए, ये लिखा हुआ है ना। तो देखो इसको यदि मैं 7 मार्कर में लिखता तो देखो कैसे लिखता मैं, कच्छप घात, चाहो तो क्या लिख दो, 10 से 12वीं शताब्दी का शासनकाल, प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास में चंदेल स्थापत्य के समकक्ष है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, समकक्ष है। मध्य प्रदेश में यदि स्थापत्य की जब बात होती है तो सबसे ऊपर कौन सा राजवंश आता है, चंदेल, खजुराहो। तो हम कह रहे हैं कि लगभग लगभग ये क्या है, समकक्ष है। हमने तुलना कर दी कि भाई वो बिल्कुल समकक्ष है। अगली लाइन देखना, इस काल के प्रमुख स्थापत्यों में वो पद्मपाल एवं महिपाल द्वारा ग्वालियर में निर्मित, और ये निर्मित ऐसे लिखेंगे, निर्मित सास बहू मंदिर। ठीक, सास बहू में क्या लगाओगे आप, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, फिर आगे क्या लिखोगे सास बहू के बाद में, कीर्तिराज का ककनमठ ब्रैकेट में क्या लिख दो, सिहोनिया, जगह जरूर लिखना ब्रैकेट में, और ज्यादा टाइम वो मत, स्पेस मत लेना, सिहोनिया। फिर देवपाल का मितावली में निर्मित कौन सा, 64 योगिनी मंदिर एवं बटेसर, नरवर। ठीक, और कौन कौन सी जगह थी, कदबाहा, आदि कदबाहा, ये जगह के नाम है, अपने नोट्स में मिलेगा, आदि में निर्मित मंदिर प्रमुख हैं। अब देखना यहां पे मैंने जो पहला पैरा दिया है उसमें मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा है कि सास बहू मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, ककनमठ की अपने अलग अलग पढ़ी ना। अब तुम्हें जो अगला देना है ये तुमने पहला पैरा दे दिया, देखो कितना बढ़िया लिखा है स्थापत्य में। कच्छप घात का शासनकाल प्रदेश के स्थापत्य कला के विकास में चंदेल स्थापत्य के समकक्ष है, लगभग लगभग समकक्षी है। इस काल के प्रमुख स्थापत्यों में पद्मपाल एवं महिपाल द्वारा ग्वालियर में निर्मित सास बहू मंदिर, सॉरी। इसके बाद में कीर्तिपाल का
कीर्तिराज का कौन सा मंदिर है? ककनमठ मंदिर, सिहोनिया, देवपाल का मितावली में निर्मित 64 योगिनी मंदिर एवं बटेसर, नरवर, कदवाहा आदि में निर्मित मंदिर प्रमुख हैं। अब देखना, इतना लिखा, फिर लिखो मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, ऐसे लिखना है इसको। देखना अगला, फिर हेडिंग डालो मंदिर कच्छप घाट स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, की प्रमुख विशेषताएं। तो देखना इसको कैसे लिखना है। जब आप ये लिखो ना, तो नेक्स्ट लाइन से शुरू मत करो यदि आपके पास कंटेंट ज्यादा है। आप इसी में 1 नंबर डालो, क्योंकि तुम्हें बहुत पता है इसके बारे में और स्पेस क्या है, कम है, तो आप यहीं से स्टार्ट करो नंबर 1। हाँ, यदि आपके पास कंटेंट कम है तो फिर आप नंबर 1 यहां डालो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हमारे लिए जहां नॉलेज ज्यादा है ना, वहां हमें ज्यादा से ज्यादा लिख देना है उस चीज को, लेकिन स्पेस चूंकि लिमिटेड है तो हमें जगह को यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है कि हमें बहुत कुछ आता था लेकिन हम आधा लिख कर आए। क्यों? क्योंकि जगह नहीं थी, तो बाकी जो आधा तुम्हें आता था उसका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं था, तुमने टाइम वेस्ट किया उसे याद करके, और इसके लिए इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें तहसीलदार बना देगा डिप्टी कलेक्टर की जगह। इसलिए स्किल डेवलप करो कि कैसे उस पूरे को क्या किया जाए, कम में एक्सप्रेस किया जाए। तो उसका मैं एक तरीका ये भी होता है जगह बचाना। मैंने कई कॉपियां देखी, जगह तो ऐसे ही छोड़ते हैं लोग जैसे बिल्कुल समंदर में तैर रहे हो। हाँ, बहुत बड़ा समंदर छोड़ते चले जा रहे हो। यहाँ पे देखना कच्छप घाट स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। तो देखो अब मैं जैसे लिख रहा हूँ, स्किल की बात कर रहा हूं मैं, राइटिंग स्किल की, ये घर पे किया करो तुम लोग भी अपने अकॉर्डिंग। देखो, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मंदिर विशाल प्रस्तर प्लेटफॉर्म जगती, या ऐसे दिखना, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित ये मंदिर अलग कर दो, निर्मित विशाल प्रस्तर प्लेटफॉर्म पर टिके मंदिरों पर चंदेल एवं प्रतिहार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये लाइन थोड़ी सी अच्छी है। देखो इसमें तुमने 3 जानकारियां दे दी। एक तो पत्थर निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से, एक इंफॉर्मेशन। दूसरी तुमने दे दी कि विशाल प्रस्तर प्लेटफॉर्म, मैंने बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, और प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता था? जगती पर टिके मंदिरों पर चंदेल। तीसरी जानकारी दे दी तुमने कि इस मंदिरों पर किस स्थापत्य का प्रभाव है? चंदेल और प्रतिहार का, ठीक। फिर देखना मोहित आओ, दूसरी विशेषता, मंदिरों की सामान्य विशेषता। अब याद करो जो मैंने समझाया था, सामान्य विशेषताएं। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या मिलेगा? मुख चतुष्की, ध्यान है ना? तो यहां पे लिख दो द्वितलीय, 2 तल थे ना, मुख चतुष्की, फिर इसके बाद में मुख मंडप। अगला क्या मिलता था? मुख मंडप। तो मुख मंडप, फिर क्या था? सभा मंडप, एवं सभा मंडप, रंग मंडप भी मिलते हैं कहीं कहीं, एवं अलंकृत गर्भगृह। अलंकृत गर्भगृह है। देखो पूरा मंदिर समेट लिया ना। आप एंटर किए कहां से? मुख चतुर्थी, 2 तल है। इसके बाद में क्या मिलेगा आपको? तो दूसरे नंबर पर मुख मंडप मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको सभा मंडप मिलेगा, रंग मंडप मिलेगा, कॉमन में विशेषताएं बता रहा हूं। फिर क्या मिलेगा सबसे लास्ट में? अलंकृत गर्भगृह, ठीक। फिर अब अपन बात करें कि जैसे मंडप है, तो मंडप किस पर टिके हुए हैं? स्तंभों पर, यही है ना। तो देखो तीसरी विशेषता, मंडपों को आधार देने वाले स्तंभों को देव प्रतिमाओं, ठीक। इसके बाद में एक देव प्रतिमाओं, पुष्पों, बेलों आदि के द्वारा
द्वारा अलंकृत किया गया है। ठीक, तो आपने बता दिया कि अलंकरण भी जबरदस्त है। ठीक, मकर तोरण भी लिख सकते हो, और भी विशेषताएं। चौथा क्या आ जाएगा? गर्भगृह। तो देखना, गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ललाट बिंब पर, ललाट ध्यान आ रहा है? ऊपर वाली जो, जैसे गर्भगृह में घुसोगे तो ऊपर की जो पट्टी है ललाट बिंब पर क्या क्या था? मंदिरों में अलग अलग विशेषताएं, तो क्या क्या है वहां पर? तो सप्त मात्र का, कहीं पर क्या है? सप्त मात्र का, 7 माताएं मतलब जो कहा जाता है। इसके अलावा सप्त मात्र का के अलावा नवग्रह, लेकिन सास बहू का जो मंदिर है उसमें क्या है? ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की प्रतिमाएं अंकित हैं। आ गया समझ में? ठीक, अब ध्यान रखना, लास्ट वन, 5वां लिख रहा हूं मैं विशेषता, कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर गंगा एवं यमुना की आकृतियां तथा गर्भगृह में मूल देवता, अब मूल देवता ज्यादातर कौन है? शिव। ज्यादातर मंदिर कैसे हैं? शिव मंदिर। तो या तो शिव होंगे या विष्णु होंगे या जैन तीर्थंकर। ध्यान रखना, जो सिंहोनिया वगैरह के मंदिर हैं, शांतिनाथ वगैरह, उनकी भी मिलती है, या जैन तीर्थंकर, ठीक, की मूर्तियां हैं। इतना यदि तुमने लिख दिया ना, तो 7 में से फिर मैं 6 दे दूंगा इसमें, क्योंकि ये तुमने कॉमन विशेषताएं लिखी। हाँ, कुछ अलग विशेषताएं हो सकती। मैंने बताया था कि कदवाहा के मंदिरों में कूप मिलता है पीछे। तो यदि तुम्हारे इसके अलावा यदि तुम्हारे पास स्पेस बच गया है इन केस, तो तुम्हें जो लिखना है तुम एक्स्ट्रा लिख देना, लेकिन ये थीम है उसकी। समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या करना है कि कच्छप घाट जो डायनेस्टी है, तो आप थोड़ा बता दोगे कि उनका जो स्थापत्य है वो लगभग चंदेल स्थापत्य के समकक्ष है। ठीक, और वही स्थान रखता है। और इस काल के मंदिरों की सामान्य विशेष, वो इस काल के मंदिरों में तो 3 मंदिरों का जिक्र तुम जरूर करना। कौन कौन से? जगह का नाम भी बताना और उनके निर्माताओं का। तो तुम चाहो तो बता दो कि महिपाल द्वारा पद्मावती में निर्मित, मतलब पद्मावती मतलब ग्वालियर पवैया में निर्मित सबसे पहले तो सास बहू सबसे पहले रखना है। फिर इसके बाद में सास बहू में चाहो तो ब्रैकेट में बैकुंठ मंदिर भी लिख सकते हो, विष्णु मंदिर। ठीक, फिर इसके बाद में क्या बताओगे तुम? ककन मठ बताओगे तुम, जो सिहोनिया में है। मितावली में कौन सा है? 64 योगिनी। 3, एवं फिर जगह के नाम लिख देना कि बटेश्वर, कदबाहा, नरवर वगैरह, सिहोनिया में जैन मंदिर। तो ऐसी कई मंदिर मिले हैं। फिर तुम बताओगे उन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं। तो आपने यदि उसमें 4 या 5 सामान्य विशेषताएं लिख दी एंट्री से लेकर गर्भगृह तक, तो भाई एंटर करोगे आप, तो एंटर करोगे तो वो एक प्लेटफॉर्म बता दो जगती। और तुम चाहो तो जगह बची है तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे तुम अब वो स्पेस तो दिखेगा पेज में कि यार कितना हो गया। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा था नीचे का कि कितना स्पेस है, पर वो पेज में दिखेगा। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि जो जगती है वो ज्यादा अलंकृत नहीं है, लेकिन पिलर क्या है, जो स्तंभ है वो प्रतिमाओं, पुष्पों, जो मकर तोरण वगैरह कई सारी चीजें तो उनसे अलंकृत हैं। ठीक, फिर इसके बाद में तुम कह देना कि सबसे पहले मुख चतुष्की मिलेगा 2 मंजिला। फिर इसके बाद में अर्ध मंडप, सभा मंडप, रंग मंडप, ये सब आते हैं, वो मंडप ही होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आता है? गर्भगृह आता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है मंदिर, सबको पता है। इसके बाद में तुम क्या बताओगे कि जो गर्भगृह है, तो गर्भगृह का जो ललाट बिंब है उस पर सप्तमात्र का नवग्रह। और जो अपन ने जो स्पेशली सास बहू मंदिर है, तो उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मिल जाता है। लेकिन उनका जो नीचे है, मतलब ये तो मैंने ललाट की बात की मंदिर के, जहां पर वो घंटी बजाते हैं, लेकिन उसके जो नीचे पिलर बने हुए हैं, तो उसमें क्या बनी हुई है? गंगा और यमुना की आकृतियां बनी हुई। जब आप गर्भगृह के अंदर जाओगे तो वहां पे मुख्य देवता की मूर्ति मिलेगी। तो ये सामान्य विशेषताएं, इतना लिखा, 6 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक, 7 में से 6। ठीक, अब चलते हैं अपन किस में? लॉन्ग को। समझ में तो आ रहा है ना कि आंसर हमें कैसे देना है। अब जैसे नेक्स्ट वाला जो अपना संडे सैटरडे को होगा, तो अब इन चीजों पे ध्यान रखना है। और अपन 1 महीने के अंदर बिल्कुल निकाल लेंगे कि 2 मार्कर्स कैसे लिखे जाते। पर तुम लोग तो एक प्रैक्टिस किया करो। मैं बिल्कुल सिंपल, यदि कोई क्वेश्चन है जैसे कालिदास,
अब कालिदास का तुम पढ़ रहे इतना बड़ा, और तुम सोचो कि यदि कालिदास 2 नंबर में आ गया तो हमें कैसे लाइनों को मर्ज करना है, तो वो सीख जाओ। या चार लाइनों को मिला के कैसे एक लाइन बनाई जाती, क्रिएट की जाती, वो स्किल डेवलप कर लो, तो तुम्हें ये अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो अब अपन कर रहे हैं राजा भोज की सैन्य उपलब्धियां। चूंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी भूमिका में आप 3 लाइन खर्च कर सकते हैं। तो देखो राजा भोज, तो राजा भोज बीच में क्या लिख दो, टाइम पीरियड कितना है राजा भोज का, 1010 से लेकर 1055 ईस्वी। परमार वंश का एक प्रतापी एवं महान शासक, राजा भोज परमार वंश के नहीं के एक प्रतापी एवं महान शासक थे। उनका, अब चूंकि देखना पूछा क्या है, सैन्य उपलब्धियां, तो आप इसको सैनिक पे ही ले जाना, आप इसको सांस्कृतिक पे मत ले जाना। तो उनका शासनकाल परमार साम्राज्य के विस्तार हेतु जाना जाता है। उनकी इन सैन्य उपलब्धियों, इन सैन्य एवं राजनैतिक उपलब्धियों, राजनैतिक उपलब्धियों का विवरण देखना, उदयपुर प्रशस्ति, कलवन, कलवन, मिराज, बांसवाड़ा, बेतमा आदि अभिलेखों से प्राप्त होता है। आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगी, भूमिका। अब सीधा सीधा हेडिंग डालो, साम्राज्य विस्तार, या सीधा सीधा लिख दो इसको, चाहो तो लिख सकते हो सैन्य उपलब्धियां। तो देखो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो नंबर 1 लाट, कर्नाट एवं कोंकण विजय। अब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इसमें केवल 3 लाइन में लिखना है, 2 लाइन में, कि राजा भोज ने लाट के शासक कीर्तिराज को, कलवन अभिलेख के अनुसार, चाहो तो पहले शब्द क्या लिख सकते हो, कलवन, तो कलवन अभिलेख के अनुसार राजा भोज ने लाट के शासक कीर्तिराज को कीर्तिराज को पराजित कर यशोवर्मा, अपने अधीन यशोवर्मा को वहां का सामंत बनाया। बस और ना समझ में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लिखना है। फिर उसने सिलाहा, कोंकण के सिलाहा राजा केशीदेव को पराजित किया और कोंकण के सहारे कर्नाट में जयसिंह तेलंगाना पर भी विजय प्राप्त की। ठीक, यहां तक लिखा। संभवतः उसने उड़ीसा के आदिनगर के शासक इंद्ररथ को भी पराजित किया। खत्म, पहला पॉइंट। तो 3 लाइन में आपने ये लिख दिया, आ रहा ना समझ में? फिर सेकंड आप क्या करोगे, तो सेकंड लिखो चौहान शासकों पर विजय, चौहान शासकों पर विजय। तो फिर उसमें आप क्या लिखोगे, कि उसने सीधा सीधा कि उसने साकंबरी के चौहान शासक वीरियाराम पर विजय प्राप्त की। यद्यपि वीरियाराम के उत्तराधिकारी चामुंडराज ने कुछ समय के बाद साकंबरी पुनः प्राप्त कर लिया। खत्म, तो ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप इसके अंदर, देखो तीसरा पॉइंट, यहां से बस रहने दो। तीसरा पॉइंट, तो तीसरे में क्या लिखोगे तुम, तोगल विजय, तोगल या तोगलों से संघर्ष, विजय मत लिखना। तोगलों में क्या लिख दोगे तीसरे नंबर पर, कि संभवतः उसने गजनबी के अधीन किसी सेनापति को भी पराजित किया था और गजनबी के विरुद्ध, ठीक, गजनबी के विरुद्ध आनंद पाल के लिए सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। खत्म, 2 लाइनों में। आ रहा सबको समझ में? अभी पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर क्या लिखोगे, तो फोर्थ लिखोगे चेदी या कलचुरी, कलचुरियों से युद्ध। तो सब पहले ये बताना कि यद्यपि प्रारंभ में गांगेय देव उसका मित्र था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार को लेकर
गांगेय से उसका संघर्ष हुआ, उसने गांगेय को पराजित किया था। गांगेय और तेलंगा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। यद्यपि गांगेय के पुत्र लक्ष्मीकर्ण ने उसके अंतिम समय में धारा नगरी पर जबरदस्त आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित किया, और इसी दौरान उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो आपने ये बता दिया इसमें। फिर नेक्स्ट वन आप क्या लिखोगे, अगला जोड़ के लिख दो, चूंकि एक ही है, चंदेलों एवं कच्छप घातों से युद्ध। तो यहां पे क्या लिखोगे आप कि राजा भोज गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने कच्छप घातों से मित्रता का प्रस्ताव भेजा। धूपकुंड के कच्छप घात शासक अभिमन्यु ने तो प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन जो पद्मावती का कच्छप घात शासक था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, कीर्तिराज। तो कीर्तिराज ने चूंकि वह चंदेल शासकों का अधीन था, चंदेल शासक विद्याधर का अधीन था, तो विद्याधर की सहायता से उसे पराजित कर दिया था। ठीक, ये महोबा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती, वो कर लेना। तो आपने यहां पे ये बता दिया। फिर अगला क्या बताओगे आप, ये एक साथ डाल देना इसके। फिर अगला क्या हो जाएगा यहां पर, और कौन सा था, तो चालुक्य सोलंकियों से युद्ध, सोलंकी भीम प्रथम से युद्ध। तो आप बताओगे कि 2 बार उसने अटैक किया। पहली बार, और देखना उसने भीम पर अटैक किया था क्योंकि गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल फैला, और इस स्थिति का फायदा उठाकर वो भीम के राज्य को जीतना चाहता था, लेकिन प्रारंभिक प्रयास में वो विफल रहा। लेकिन दूसरे प्रयास में उसके सेनापति कुलचंद्र ने अनहिलवाड़ा में जमकर लूटपाट की थी, ये सोलंकियों की राजधानी थी। लेकिन अपने अंतिम समय में भीम प्रथम ने लक्ष्मीकर्ण के साथ अलायंस बना के करलाट और लाट शासकों के साथ और राजा भोज को बुरी तरह पराजित किया, धारा नगरी में आग लगा दी, और इसी चिंता में राजा भोज की डेथ हुई थी। वो लक्ष्मीकर्ण का जो भी बताया था उनका अलायंस बना था। तो ये, और फिर सबसे लास्ट तुम बताओगे किसके साथ, कल्याणी के चालुक्यों के साथ, चालुक्यों के साथ। तो इनकी तो कैसी परंपरागत दुश्मनी थी, बताया था अपन, पढ़े हैं। परंपरागत दुश्मनी वो तो किसके समय में ही थी, सिया का हर्ष के समय से। फिर मुंज के समय में तैलब से लड़ाई हुई, फिर सिंधुराज ने हराया था किसे, सत्याश्रय को। तो ये तो लड़ाई चली, ये नहीं लिखना है उसमें, पर आपको यहां से लिखना है कि प्रारंभ में राजा भोज ने चेदी शासक गांगेय और चोल शासक राजेंद्र प्रथम के साथ मिलकर और हरा दिया था कल्याणी के चालुक्य शासक को। जयसिंह शासक था उस समय, तो उसे हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि बाद में अंतिम समय में सोमेश्वर सेकंड कल्याणी के चालुक्य शासक ने धारा नगरी पर आक्रमण किया और उसे जला दिया था, बताया था ये भी। तो ये आप उसमें बता देना, ठीक। तो ये आपको क्या बताना पड़ेंगे, इस तरीके से लिखना पड़ेंगे, क्या राजा भोज के अभियान। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये जो 10 मार्कर का इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे तैयार करना है, बहुत सिंपल है। आप एक सिनॉप्सिस बनाओ, ये 7 के 7 पॉइंट लिखो और केवल राजाओं के नाम, कि भाई यहाँ के राजा कौन थे। बाकी तो थ्योरी तो तुम बना लोगे कि भाई अटैक किया, हरा दिया, इसमें क्या, केवल तुम्हें क्या नाम याद आना चाहिए, शासकों के नाम। तो देखना जो 10 मार्कर है ना, तो 10 मार्कर को फिर आप वैसा पॉइंट में मत लिखो, वैसा पॉइंट में मतलब 1 2 3 4 अपन पॉइंट सीधी लाइन लिख देते ना, इसको तुम हेडिंग में लिखो। पॉइंट समझ में, हेडिंग में मतलब पहले हेडिंग दी और उसके अंदर फिर 2-3 लाइंस लिख दी हमने। तो ये तरीका 10 मार्कर में अच्छा। यदि यही क्वेश्चन 10 मार्कर 7 मार्कर में आता ना, तो ये हेडिंग नहीं लिखना थी, फिर सीधी सीधी पहला पॉइंट लिख देते तुम कि उसने सबसे पहले लाट शासक ये, करलाट ये और इनको पराजित किया, बस। फिर दूसरा कि उसने चौहान शाकंभरी के वीरियाराम को पराजित किया था, पर वो जो उसका शासक था, नेक्स्ट शासक क्या नाम था उसका, चामुंडराज, पर उसने अधिकार कर लिया बात। फिर इसमें तुम किस में जाओगे, पॉइंट में। फिर तुम्हें हेडिंग नहीं देना है, ध्यान रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो वो आप पॉइंट में चले जाओ। तो ये डिफरेंस है कि 10 मार्कर यदि हो सके तो आप हेडिंग में दो, जहां पे बहुत सारे आपके पास में फैक्ट हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, इस टाइप के अभियान लिस्टिंग की जा सकती है जिनकी। और जो 7 मार्कर है उसमें किस में जाओ, पॉइंट में, ठीक। इस तरीके से आपको आंसर देना। ये पहली क्लास थी आज तो, और अपन आगे जाके सैटरडे, हर सैटरडे को ये प्रैक्टिस करेंगे। तो हर सैटरडे को अपन इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। स्पेस भी बचाना है आपको,
और अभी तो मैं टाइम दे रहा हूं आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा एकदम से सब चीजें अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी आप आराम से लिखो, जब ये स्किल डेवलप हो जाएगी फिर अपन काम करेंगे स्पीड पर। फिर आपको ये 30 मिनट नहीं दूंगा मैं, फिर 20 मिनट दूंगा, तो फिर दिमाग फास्ट चलना चाहिए उस टाइम पे, तब तक वो स्किल डेवलप भी हो जाएगी। ठीक, चलो सैटरडे को नेक्स्ट वाले में पॉलिटी जो अपन ने पढ़ा है 5वीं यूनिट, सचिवालय मुख्य सचिव वाला जो अपन कर चुके हैं लगभग हो जाएगा, तो अपन उस पर बात करेंगे। हाँ ऐसा नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी नहीं, एक लाइन में लिख दो यदि स्पेस है तो। इस प्रकार उसने, जैसे इसमें लिखना है निष्कर्ष, तो 2 लाइन में लिख दो, इस प्रकार उसने कलिंग से लेकर अरेबिक सी तक और फिर वहां से यहाँ तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये कॉमन लाइन लास्ट में लिख देना, 2 लाइनों में ये हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष बहुत, देखो ये जो है ना ये इंफॉर्मेशनल है एक्चुअली। क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं। समीक्षात्मक क्वेश्चन में फिर निष्कर्ष बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि तुम क्या सोचते हो तो वो हमें ज्यादा बताना पड़ता है। ये तो सीधा सीधा क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट में आप 2 लाइनों में लिख देना कि भाई नॉर्थ से साउथ तक यहाँ और ईस्ट से वेस्ट तक वहां एक विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया। ठीक, हालांकि वो स्थायी नहीं रहा, ये भी लिख देना। ठीक, चलो हाँ।